इजराइल से दोस्ती भारत को पड़ रही है भारी। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे पहले आपको सीधे ईरान से कुम से एक वीडियो दिखाता हूं और यह वीडियो है हमारे दोस्त जमीर अब्बास जाफरी साहब का। जिस समय इजराइल से ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, सड़कें वीरान हैं पूरी तरह से, लोग शेल्टर्स में दबे हुए हैं, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, लोग नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं, उस समय ईरान में क्या माहौल है वो बता रहे हैं हमारे दोस्त जमीर अब्बास जाफरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1:32 है, रात का टाइम है, 8 मार्च है। ट्रंप ने कहा था बॉम्ब्स बरसाएगा। यहाँ पर देखे कार रैली निकली हुई है कुम में। लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। यहाँ के लोग पैगाम दे रहे हैं कि हम ट्रंप से नहीं डरते। हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं, अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं, रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं। ये रैली ये बता रही है कि ट्रंप की धमकियां इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। ये मौत और शहादत से मोहब्बत करने वाली कौम है। दुनिया में आपको ऐसी कौम नहीं मिलेगी। इल्तिमास से दुआ। तो आपने देखा कुम में जहां बमबारी हुई है, इस्फहान में जहां बमबारी हुई है, वहां लोग लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। कल शाम को क्या माहौल था ईरान के अंदर ये भी मैं बताऊंगा। सैयद आकिब साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। वीडियो जब खत्म होगा, वीडियो के एंड में सैयद आकिब साहब से सीधे बात करेंगे, सीधे सुनेंगे कि वो क्या बता रहे हैं, ईरान का क्या माहौल है। ये तो ईरान से सीधी अपडेट्स होगा। यहाँ थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो इजराइल की पूरी पॉलिटिक्स को समझने में आपकी मदद करेगा। यह वीडियो आया है फ्रांस से। फ्रांस में कुछ लोग फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे और एक ज़ायनिस्ट यहूदी उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, उनको लगातार परेशान कर रहा था। तब तक हुआ यह कि पुलिस आ गई और पुलिस के आने के बाद उसने ऐसी एक्टिंग शुरू की, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, उसने ऐसी एक्टिंग शुरू की जैसे किसी ने उसको मारा पीटा हो और चिल्लाते हुए, बाप बाप चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। ये इजराइल का कैरेक्टर है, ये इजराइल का चरित्र है। इजराइल के लोग और इजराइल के खास तौर पे ज़ायनिस्ट जो है वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। पहले आप पर हमला करेंगे, पहले आपको परेशान करेंगे और फिर उसके बाद खुद को विक्टिम बताने लगेंगे। आज जब इजराइल पे लगातार बम गिर रहे हैं तो चाहे वहां विपक्ष का नेता हो, चाहे वहां के लोग हो, जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे हमारे साथ देखिए कितना बुरा हो रहा है, देखिए कैसे ईरान हमारे घर गिरा रहा है, देखिए ईरान कैसे हमारे शेल्टर तक पहुंच गया, देखिए ईरान की मिसाइलें कैसे हमारी जमीन को खोद दे रही हैं पूरी तरह से। हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो बड़े बेचारे हैं। सच कहूं तो ये देख के मेरा भी मन दुखी होने का करता है। मेरा भी मन करता है कि इजराइल में जितना बर्बादी हुई है, जितनी तबाही हुई है, जिस तरह के मकानात दिखे हैं वहां पर, जिस तरह पूरे पूरे अपार्टमेंट्स बर्बाद हो गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उस पर थोड़ा दुखी हो जाऊं, ये मन तो मेरा भी करता है। लेकिन जब दुखी होने की कोशिश करता हूं तो मुझे याद आता है गजा, मुझे याद आता है रफा, मुझे याद आता है वेस्ट बैंक, मुझे याद आता है कि पहले ही दिन हमला करके मासूम बच्चियों को, 150 से ज्यादा मासूम बच्चियों को ईरान में मार दिया गया। मुझे याद आता है कि लेबनान पे लगातार बमबारी करके वहां के चर्चों को, वहां के मसाजिद तक को गिरा दिया गया, वहां के लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। और जब मुझे गजा के वो बच्चे याद आते हैं, जब गजा के वो टूटे हुए घर याद आते हैं, तो मेरे दिल के कोने से आवाज आती है कि असल में इजराइल ये डिजर्व कर रहा था। इनका दिमाग खराब हो गया था, इनको लग रहा था हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका गया और मादुरो को वेनेजुएला से उठा ले गया और उनको जेल में डाल दिया। गजा के अंदर दुनिया चिल्लाती रही रफा के अंदर मत करो, रफा के अंदर मत करो, लेकिन पूरे रफा को तबाह कर दिया गया, सारे मकानों को जमींदोज कर दिया गया, हजारों लोगों को मार दिया गया। लेबनान के अंदर बम बरसाए गए, सीरिया के अंदर बम बरसाए गए, जहां मन किया इनकी जहाजें गई, बम बरसाई और हंसती हुई चली आई। इनके अपने लोग तो मजे में रहे। ये वही लोग थे जिनके घर टूटे हैं, ये वही लोग थे जो गजा में मासूमों के मारे जाने पर खुशियां मना रहे थे, जो टीवी पर गजा का नरसंहार देखते थे और हंसते थे, जो वीडियोस बनाकर गजा के परेशान हाल लोगों का मजाक उड़ाते थे। आज जब इनका घर गिरा है तो हालत यह है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा कह रहा है कि हमारे घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे किचन खाली हो गए हैं। कितना विक्टिम खेलोगे भाई? अमेरिका से अरबों खरबों तुम्हारे यहां आता है,
दुनिया भर में हथियार बेचते हो, मोसाद दुनिया भर में आग लगाने का प्लान करता है और 4 दिन की बमबारी में तुम्हारे घर का खाना खत्म हो गया। कमाल है। ये वही लोग हैं कि फलस्तीनियों के लिए जब इमदाद जा रही थी तो रास्ते में खड़े हो जाते थे कि हम इमदाद नहीं जाने देंगे, भले फलस्तीनी भूख से मर जाएं। और आज भी वहां इमदाद बहुत कम जा रही और उसको ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और आज जब अपने ऊपर आया है तो इनकी ये हालत है। ईरान ने इतना तो किया कि इनको बता दिया कि हर बार जंग में तुम मजे ही नहीं करोगे, जब हमारे पाले पड़े हो तो तुम्हें झेलना भी पड़ेगा। और इसीलिए वो हिम्मत है, वो जुनून है जिसके चलते ईरान के लोग सड़कों पर हैं। बम गिर रहे हैं, उसके बावजूद सड़कों पर हैं। मौत का डर नहीं है, शहादत का जज्बा है। और यहां इजराइल में जब मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तो वहां से लोग भागना शुरू कर चुके हैं। किसी भी तरह मुल्क से बाहर निकल जाना चाहते हैं, शेल्टरों में दबे हुए। और ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ इजराइल का रचा हुआ है। ये प्रूव करने के लिए अब बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कल भाषण दे रहा था और उसने कहा कि ये जो अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर, ये जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, पीटर हेग्सेथ और इस तरह के लोगों की सलाह पर किया है। इन लोगों ने क्या सलाह दी थी कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। पहली बात तो ये कि ईरान ने इजराइल के ऊपर आज तक कभी हमला नहीं किया था। 12 रोजा जंग में पहला हमला इजराइल ने किया। इस बार की जंग में पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने किया। दूसरा, जरा एक एक नामों को देख लें। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि कैसे जब नेतन्याहू गया था अमेरिका तो वो केवल 7 किन के बैठा था। यही सारे लोग थे, ये सारे के सारे यहूदी और ये सारे के सारे ज़ायनिस्ट हैं। जारेड कुशनर कौन है? ये ट्रंप का दामाद है, यहूदी है, ट्रंप का दामाद है। तेल का इसका बड़ा बिजनेस है, ऑयल फंड्स में इसने ढेर सारा पैसा डाला हुआ है। ये वही है जिसको गजा में रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। रियल एस्टेट का बड़ा खिलाड़ी है ये और पूरी तरह से इजराइल की बातों में चलने वाला है। स्टीव विटकॉफ, ये वही विटकॉफ है जिसने कहा था कि इजराइल अगर सारे अरबों की जमीन पर भी कब्जा कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टीव विटकॉफ अमेरिका का राजदूत है, एम्बेसडर है इजराइल के अंदर, लेकिन लगता ऐसा है कि वो इजराइल का नेता है, इजराइल का रहने वाला है, अमेरिका का भला नहीं सोचता है, इजराइल का भला सोचता है। चौथा नाम पीटर हेग्सेथ का। पीटर हेग्सेथ के साथ भी यही है। यह आदमी साल भर पहले जेरूसलम में गया था और वहां उसने कह दिया था कि ग्रेटर इजराइल तो बनना चाहिए, वगैरह वगैरह क्या क्या बातें की थी इसने। यह भी पूरी तरह से इजराइल के खेमे का आदमी है। कई बार ऐसा लगता है कि या तो एप्स्टीन की फाइल की वजह से या किसी और वजह से सारे ऐसे लोग बिठाए गए ट्रंप के आसपास, या ट्रंप को सारे ऐसे लोगों को चुनने पर मजबूर किया गया जो अमेरिका की जगह इजराइल के लिए काम करते हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम। रहा तो वो कर्नल है, शादी वादी नहीं की है उसने, उसके ऊपर गे होने का भी आरोप लगा है, तमाम सारी चीजें हैं, वो उसका पर्सनल मामला है, उस पर कुछ मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन लिंडसे ग्राहम वो आदमी है जो कई बार इजराइल गया और उसने मोसाद और नेतन्याहू को ट्रेन किया कि क्या कहना है ट्रंप को तैयार करने के लिए कि वो ईरान पर हमला कर सके। लिंडसे ग्राहम को आप देखेंगे तो वह ऐसा लगेगा जैसे इजराइल का सीनेट का मेंबर है, वो इजराइल के कनेसेट का मेंबर है, वो अमेरिका का नागरिक नहीं है। और आज लिंडसे ग्राहम अपना सीना पीट रहा है कि अरब मुल्क क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे हैं। यूएई को वो गालियां दे रहा है कि यूएई ये क्यों कह रहा है कि अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल हम ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे, अपने यहां से कोई हमला नहीं होने देंगे, ऐसा यूएई क्यों कह रहा है। यूएई को तो अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल होना चाहिए था। इस पर यूएई के एक बड़े बिजनेसमैन ने लंबा चौड़ा जवाब दिया था, हालांकि प्रेशर पड़ा होगा, उसको अपना ट्वीट मिटाना पड़ा, लेकिन ट्वीट तो अवेलेबल है। ये जो बिजनेसमैन भी है दुबई का, ये भी एक जमाने में इजराइल का बड़ा भक्त रहा है और इजराइल के एजेंट की तरह दुबई में काम किया है। लेकिन अब जब ये समझ में आ रहा है कि इजराइल की दोस्ती भारी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि सारा बिजनेस और दुबई का सारा ग्लैमर खत्म हो जाए, तब ये सीधे सीधे जवाब दे रहा है लिंडसे ग्राहम को और ट्रंप को।
तो ट्रंप जब ये कहता है कि ऐसे लोगों के कहने पर उसने हमला किया है और ऐसे लोगों ने कहा था कि अगर हम हमला नहीं करेंगे तो इजराइल के ऊपर हमला कर देगा ईरान, इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि इजराइल और इजराइल की जो एजेंसी मोसाद है, इन्होंने एक झूठ गढ़ा और वो झूठ लगातार ट्रंप के कान में भरा गया और ट्रंप को तैयार किया गया कि वो ईरान पर हमला कर दे। और ट्रंप भी किसी और दुनिया में रह रहे थे। ट्रंप को ईरान का कल्चर नहीं पता था, ट्रंप को ईरान की हिस्ट्री नहीं पता थी, वरना उसको मालूम होता कि सैयद अली खामनेई को मारने के बाद, उनको शहीद करने के बाद ईरान सड़कों पर उतरेगा तो वो अपने देश के लिए उतरेगा, वो अपनी सत्ता के लिए उतरेगा, वो अमेरिका का साथ देने के लिए नहीं उतरेगा। विदेशों में रह रहे कुछ ईरानी नागरिक जिनके खानदान शाह रजा पहलवी के करीबी रहे हैं, वो भले सड़क पर उतरकर थैंक यू ट्रंप बोले, लेकिन ईरान की जनता अपने रहबर के मारे जाने के बाद, अपने रहबर की शहादत के बाद अमेरिका या इजराइल के साथ खड़ी नहीं होगी। वो भूल गए कि लोग भले सत्ता से नाराज हों, राष्ट्रपति से नाराज हों, सुप्रीम लीडर से नाराज हों, लेकिन मुल्क से मोहब्बत उनकी कम नहीं है। जहां मुल्क का मामला आएगा वहां वो खड़े हो जाएंगे। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है अपनी सत्ता से, नरेंद्र मोदी से मुझे दिक्कत हो, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके घर पर अगर कोई विदेशी ताकत बम गिराएगी तो मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा होऊंगा। उस समय भूल जाऊंगा कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी है, कौन सी कांग्रेस पार्टी है, कौन सी आम आदमी पार्टी है। उस समय मेरे लिए एक ही पार्टी होगी, मेरा अपना मुल्क, मेरा अपना वतन, मेरा अपना हिंदुस्तान। और यही ईरान का कल्चर है। वो कोई 70 साल पुराना देश नहीं है जिसको जबरदस्ती बनाया गया हो। वो हजारों साल पुराना देश है जहां के लोगों की कई कई पुश्तों की कब्रें वहां गड़ी हुई हैं, यादें वहां गड़ी हुई हैं, जहां का इतिहास लोगों की रगों में दौड़ता है, जहां का कल्चर लोगों की रगों में दौड़ता है। ये बात अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये नकली मुल्क हैं, ये बनाए हुए मुल्क हैं। अमेरिका कैसे बना? रेड इंडियंस जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनको उजाड़ा गया, मारा गया, उनकी जमीनें छीनी गई और अमेरिका को बसाया गया। और जो फलस्तीनी मूल नागरिक थे फलस्तीन के, उनको उजाड़ा गया, मारा गया, उनकी जमीनें छीनी गई, तब इजराइल बसा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों नकली मुल्क हैं। ये मुल्क नहीं है, ये बाजार हैं और नकली मुल्क हैं। लेकिन ईरान हो, हिंदुस्तान हो, ये मुल्क हैं, इजिप्ट हो, ये ऐसे मुल्क हैं जिनके हजारों सालों का इतिहास है। और इसीलिए यहां वतन परस्ती का आलम दूसरा होता है, जो अमेरिका और इजराइल के समझ में नहीं आएगा, जहां के नागरिक मुसीबत पड़ने पर एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो जाते हैं देश छोड़ने के लिए। ईरान का कोई बाहर जाता हुआ आपको दिखा हो तो बताइए। कहीं नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, सब जमीन पर खड़े हैं। कल मैंने देखा राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू कर रहे थे, एक बॉलीवुड की हीरोइन है, उनको ईरानी बताकर उनका इंटरव्यू कर रहे थे। उन हीरोइंस के बारे में पता कीजिएगा तो वो ईरानी जरूर हैं, लेकिन उनकी पैदाइश के तुरंत बाद उनके माँ बाप जर्मनी चले गए थे, सारी जिंदगी जर्मनी रही हैं और उसके बाद बॉलीवुड में एक्टिंग कर रही हैं। वो ईरान को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। राजदीप साहब, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप उन जर्नलिस्ट में हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो ईरान की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से आपको बात करनी थी तो ईरान में रहने वाली किसी ऐसी महिला से आप बात करते, किसी ऐसे पुरुष से आप बात करते जिसकी पुश्तें, जिसके खानदान ईरान में रहते हैं, जिनके घरों के आसपास बम गिर रहे हैं और उसके बावजूद वो अपने रहबर, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। किसी ऐसे हिंदुस्तानी से आप बात कीजिए जो पैदाइश के बाद ही हिंदुस्तान छोड़ के बरतानिया चला गया हो। वो हिंदुस्तान के बारे में जो बताएगा वो क्या बताएगा? जिसने अपनी जिंदगी में कभी हिंदुस्तान देखा नहीं, वो हिंदुस्तान के बारे में क्या बताएगा? और जिसने अपनी जिंदगी में कभी ईरान नहीं देखा, वो ईरान के बारे में क्या बताएगा? ईरान के बारे में वो बताएगा जो आज ईरान में सीना खोल के खड़ा है, जो इस बात से डर नहीं रहा है कि हमारे ऊपर बम गिरे हैं। और यही वो आजाद ख्याली है जिससे इजराइल और अमेरिका लगातार हार रहे हैं। किस बात की जीत होती? जीत होती अगर ईरान को कई हिस्सों में बांटने में कामयाब होते, वो ख्वाब टूट गया। जीत होती अगर ईरान की सत्ता पलटने में कामयाब होते, वो ख्वाब टूट गया। जीत होती अगर ईरान का तेल चुराने में कामयाब होते, वो भी ख्वाब टूट गया। तो अब समझौते की बात लगातार चल रही है, पर्दे के पीछे सीज फायर की बात लगातार चल रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ईरान ने तमाम शर्तें इस बार रखी हैं। ईरान इस बार चुपचाप पीछे हटने वाला नहीं है कि पीछे हट जाए और साल भर बाद, 6 महीने बाद इजराइल फिर हमला कर दे। ईरान इस बार समझौता करेगा तो यह पक्का करके करेगा कि इजराइल दोबारा कभी हमला करने की कंडीशन में आए नहीं। ईरान अगर इस बार समझौता करेगा तो यह पक्का करके करेगा कि उसके ऊपर से सैंक्शन हटाए जाएं ताकि वो अपनी माली हालत और बेहतर कर सके।
ईरान अगर समझौता करेगा तो इस बात पर करेगा कि उसके मिसाइल प्रोग्राम को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। और मैं आपको बहुत साफ ये बात बता दूं कि आयतुल्लाह अली खामनेई जा चुके हैं अब, और जो नई लीडरशिप आएगी वो एटॉमिक बम को लेकर क्या सोचती है ये कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। और अगर उसने फैसला लिया तो अगली बार जब इजराइल सर उठाएगा तो ईरान के पास भी एटॉमिक बम होगा, और फिर इस तरह से बम गिराने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे अमेरिका और इजराइल। इसलिए यह जंग काफी फैसला कुन जंग है, यह इतिहास बदलने वाली जंग है। अपनी पैदाइश के बाद से अमेरिका की सबसे बड़ी हार दर्ज कराने वाली यह जंग है, और इसके लिए ईरान के जो बहादुर लोग हैं वो निश्चित रूप से मुबारकबाद के पात्र हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने मुल्क की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि दुनिया भर में गुंडों की तरह बिहेव करने वाले ट्रंप और नेतन्याहू को उन्होंने अच्छा मजा चखाया। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि सैयद आकिब साहब के मार्फत में सब आपको बताऊंगा, तो अब मैं सीधे आपको ले चल रहा हूं सैयद आकिब साहब के पास, जो ईरान के कुम से हालात बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये अपडेट आज 9 मार्च है, इस वक्त तकरीबन 4 बजे हैं यहाँ पे ईरान में। मैं कुम में मस्जिद जमकरान के पास हूँ, और यहाँ पर हर शहर की तरह यहाँ पर भी लोग जमा हो रहे हैं ताकि अपनी सपोर्ट और हिमायत का ऐलान करें नए वली फ़क़ी के लिए, नए रहबर के लिए, इमाम सैयद मुज्तबा खामेनी के लिए। आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक एक तरफ जाम है। इस तरह से जो भी सड़कें मस्जिद जमकरान की तरफ हैं, लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं और अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मस्जिद जमकरान तक। ये है पीछे मस्जिद जमकरान, मशहूर यहाँ कुम का एक लैंडमार्क और बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस जगह। हर तरफ से लोग इसमें आ रहे हैं। मैं एक ही सड़क पर खड़ा हूँ, हर तरफ से बहुत सारी सड़कें जहाँ पर इसी तरह से भीड़ मस्जिद जमकरान की तरफ जा रही है। और ये सिर्फ कुम में नहीं, हर शहर में अलग अलग लोकेशंस अनाउंस किए हैं। इस वक्त ईरान की पूरी आबादी सड़कों पर है, अपने अपने डेजिग्नेटेड लोकेशंस पर जमा हो रही है ताकि अपने सपोर्ट और अपनी हिमायत का ऐलान करे नए रहबर के लिए, इमाम सैयद मुज्तबा खामेनी के लिए अपने जज्बात का, अपने सपोर्ट का और अपनी हिमायत का ऐलान करें। आज 9 मार्च 2026 में जो अगर अपडेट है तो सब का सब इसी ताल्लुक़ से है कि नए वली फ़क़ी का ऐलान हो चुका है, और ईरान की पब्लिक में खुशी, ईरान की पब्लिक में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ईरान की पब्लिक में मजबूती, इरादे की मजबूती, उसमें पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। पहले भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस जंग में बड़ी कामयाबी ईरान को होगी, उम्मत को होगी। लेकिन अब इस ऐलान के बाद जो कल रात हुआ, शब क़द्र, पहली शब क़द्र के दौरान हुआ, जब मुल्क का एक बड़ा हिस्सा वैसे भी इबादत में, दुआ में, अज़ादारी में मसरूफ़ था, उसके दरमियान ये ऐलान हुआ, उसने एक अजीब और पहले के मुकाबले में बेसाबिक़ा किस्म की, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की पॉजिटिव एनर्जी और उम्मीद और कॉन्फिडेंस और ईमान यहाँ पर क्रिएट किया है। मैं यहाँ मस्जिद जमकरान में हूँ जहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं कुम में। कुम के अलावा हर शहर में ऐसे डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं और वहाँ पर अपने सपोर्ट का ऐलान करने के लिए 3:30 बजे, 4 बजे लोकल टाइम लोग जमा हो रहे हैं। तो आपने सुना कुम के हालात। अपने नए लीडर का स्वागत करने के लिए जनता सड़क पे है, बावजूद इसके कि बम गिर रहे हैं जनता सड़क पर है, बिना डरे सड़क पर है। और जहां की जनता इतनी हिम्मत वाली हो उसको कोई क्या हराएगा।